हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र बाढ़ में डूबा हुआ है फ्लड के कारण मुख्य रूप से आपको स्पष्ट होगा, क्योंकि भारत की विविधता या भौगोलिक रूप से अगर आप देखेंगे भारत की टोटल जो है भौगोलिक लक्षण जो है या प्राकृतिक जो लक्षण है, भौगोलिक प्राकृतिक लक्षण, उसको अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो यह भौगोलिक रूप से अक्षांश के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी आता है। उधर से शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी उत्तर वाला साइड जो है पड़ता है। मानसूनी क्षेत्र में भी बहुत सारे साइड्स पड़ते हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सूखा पड़ता है, यानी बिल्कुल ही वहाँ पे वर्षा नहीं होती है, पानी नहीं है। जैसे इस समय की अगर प्रेजेंट समय की अगर बात किया जाए तो भारत का एक छोर अगर सूखे से व्यस्त है, सूखे से परेशान है और सूखे के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग जो है उस सूखे के कारण, बहुत भीषण गर्मी के कारण वहाँ पे त्राही त्राही मची हुई है, हीट वेव्स के कारण त्राही त्राही मची हुई है। तो एक छोर ऐसा है जहाँ पे भारी मात्रा में बारिश और वर्षा के कारण आपको दिखाई देगा नदियों का पानी उफान पे, और उफान के कारण जो है वहाँ पे फ्लड आना जो है हर वर्ष आता है। ऐसा नहीं कि कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे प्रभावित होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र के लोग वहाँ पे प्रभावित होते हैं। तो अभी असम में आपको दिखाई दिया होगा कि बाढ़ ने बहुत ही व्यापक रूप लिया था, और उसके रूप लेने के कारण भी बहुत सारे लोग जो है वह मतलब अपने घर, अपने निवास या जो भी क्षेत्र है वहाँ से पलायन कर चुके हैं। और दूसरा चीज़ आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। तो आखिर कारण क्या है? क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कारण है? आखिर मुख्य रूप से कारण क्या है, रीजन क्या है जिसके कारण फ्लड जो है हमेशा भारत में आपको दिखाई देते हुए नजर आएंगे? और असम वाले क्षेत्र में खासकर ये हर वर्ष बाढ़ कैसे आ जाता है, फ्लड कैसे आ जाता है? तो आपको दिखाई देगा ये जो असम वाला क्षेत्र है इसमें एक नदी जाती है। कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्रा नदी। अब इसका ओरिजिन जो होता है यह तिब्बत से होता है ना, तिब्बत वाले क्षेत्र से, चाइना वाले क्षेत्र से होके आता है। तो इसके पहले कारण ऐसे बताए जा रहे थे या बताए जाते हैं कि चाइना के द्वारा जो डैम बनाया गया है, डैम से जो वहाँ पानी छोड़ा जाता है, वह पानी की मात्रा भी अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों में जब आती है तो ये पानी की मात्रा ज़्यादा, तो इसके कारण आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे जो तटीय क्षेत्र हैं वह जलमग्न हो जाते हैं, और जलमग्न होने के कारण यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है या ये बताया जाता है कि जो मानसून है, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा अगर वर्षा कहीं पे होता है तो वह मासिनराम में होता है ना, चेरापूंजी के मासिनराम में, कहाँ पे? मेघालय वाला क्षेत्र में। तो यहाँ पे जब वर्षा होगा तो यहाँ की वर्षा का जो पानी है या मूवमेंट है वह यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे। तीसरा कारण आपको दिखाई देगा इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, अवसंरचना। अवसंरचना से की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अवसंरचना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो नदी की प्राकृतिक अवस्था है। कौन सी अवस्था? प्राकृतिक अवस्था। अब इस प्राकृतिक अवस्था या प्राकृतिक जो मार्ग है, उस मार्ग में जाके जो है वह क्या कर चुके हैं? वह अपना निवास बना चुके हैं, वह अपना स्थल बना चुके हैं। जब इस स्थिति में नदी यहाँ पे आती है या अपने मार्ग पे जाती है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इन पे क्या होता है? क्षति होता है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसके कारण यहाँ पे फ्लड आता है। दूसरा और भी जो अर्बन सिस्टम है, अभी भी आप देखेंगे कि भारत के बड़े बड़े महानगरों की जहाँ पे वादे किए जाते हैं, बात किया जाता है, चैलेंज किए जाते हैं, वहाँ की बात किया जाए तो बड़े बड़े महानगर हो गए, बड़े बड़े नगर हो गए, वहाँ पे अगर 2 दिन केवल बारिश हो जाए, 2 दिन से 3 दिन तक अगर वर्षा हो जाए तो हैवी रेन ना भी हो, अगर सिंपल रेन हो जा रहा है तो उसके कारण भी आपको दिखाई दे रहा है कि बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। कारण क्या है कि जो नालियाँ हैं, है ना, वह तभी साफ होता है, उसमें सफाई तभी होती है अधिकतर मात्रा में। ये राजनीतिक वाली बात नहीं है, इसमें अधिकतर मात्रा में आपको दिखाई देगा कि उस समय ही सफाई ज़्यादा होती है जिस समय वर्षा का ऋतु आने वाला होता है। उसमें भी दूसरा कारण केवल और केवल गवर्नमेंट और सफाई करने वाले लोगों की नहीं, बल्कि यहाँ पे आम नागरिक की भी है। बहुत सारे ऐसे आम नागरिक हैं जो जानबूझकर नालियों में ऐसे ऐसे चीज़ों को या मतलब वहाँ पे डालते हैं जो कहीं ना कहीं उसके प्रवाह में बाधा डालता है। कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर रूप से अपने रूम, अपने घरों को, बिल्डिंग्स को बनाए हैं जो आने वाली नालियों को भी ढक लेते हैं सड़कों के आगे तक, यानी सड़कों जो सड़कें हैं उनके चबूतरे जो आग जो है वहाँ पे चले जाता है। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके कारण हो सकता है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो बाढ़ तो आती है, इसकी समस्या के बारे में हम लोग देखें कि ये समस्या है
ये एक कारण है, ये रीज़न है जिसके कारण ये आता है। लेकिन इसके आने से नुकसान किसको होगा? तो सबसे पहले अगर नुकसान होता है तो आम जनता को होता है। आम जनता के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपको दिखाई देगा कि कहीं न कहीं रोजगार भी प्रभावित होता है। चौथा मामले में आपको दिखाई देगा कि कृषि भी यहाँ पे बड़े लेवल पे प्रभावित होती है और कृषि में फसलों का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। फसल पर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। अब फसल पर जब सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा इन क्षेत्र में तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ वाला जो क्षेत्र है इसमें उत्पादन भी ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं फसलों की उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और उसके निगेटिव प्रभाव पड़ने के कारण यहाँ पे आने वाली जो व्यवस्था है या यहाँ पे आने वाले जो भी मतलब पर्सन्स हैं, लोग हैं, जो फैमिलीज है, उनको ये इफेक्ट में डालेगी। दूसरा चीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया, या रोड हो गया या सड़कें हो गई, बिजली हो गई, यहाँ पे इसकी सारी चीज़ें जो है या मुख्य रूप से इस पर प्रभाव पड़ेगा। रोजगार पे प्रभाव पड़ सकता है ना। आम जनता के जीवन जो है वह उथल पुथल हो सकता है। उसमें कैसे उथल पुथल हो सकता है? जब बाढ़ आएगा तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं, घरें होती हैं, मकाने होते हैं, उनको क्या करता है अपने साथ जो है नदियों का पानी एक कटाव के कारण, जैसे आपने देखा होगा बिहार में जो है कोसी नदी है सबसे ज़्यादा कटाव करती है, तो कटाव के माध्यम से अपने साथ जो है उसको लेकर चली जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे फंसे हुए लोग एक तरह से दुष्चक्र में भी पड़ जाते हैं, गरीबी के दुष्चक्र में। इसलिए आपको दिखाई देगा अधिकतर लोग यहाँ से क्या करते हैं, जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे माइग्रेंट भी करते हैं। लेकिन ऐसे भी चीज़ है कि कुछ ऐसे लोग हैं चूँकि यहाँ पे फसलें, उत्पादकता, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें हैं होने के कारण यहाँ पे रुका भी करते हैं। तो इसका प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा? खरीफ जैसे फसलें हैं उन पे सबसे ज़्यादा ये प्रभाव डालेगा। हालांकि राहत और बचाव यहाँ पे शुरू है, राहत बचाव सेना के द्वारा भी किया जाता है, NDRF के द्वारा किया जाता है ना। लेकिन अत्यधिक मानसूनी वर्षा, ब्रह्मपुत्र नदी की भौगोलिक प्रकृति मैंने बताया आपको, सहायक कुछ नदियां हैं जैसे जो आती है मेघालय वगैरह क्षेत्र से, हिमालयी क्षेत्र से, वहाँ वर्षा होने के कारण उनमें जल भरा हो गया, इसके कारण इसमें भी जल भरा हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। बचाव के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, स्थानीय प्रशासन, NDRF, SDRF ये सारे जो है लगे हुए हैं। कृषि इसमें प्रभावित होगा, परिवहन प्रभावित होगा, व्यापार, पशुपालन, ये सभी प्रभावित होंगे। पर्यावरण पर भी प्रभाव इसका पड़ेगा, है ना। अब प्रशासन के पास क्या क्या चुनौतियां हैं कि राहत सामग्री कैसे पहुंचाया जाए, दूरस्थ जो गांव हैं उन पर कैसे उनका एक्सेस हो सके, या जल जनित बीमारियों को कैसे, चूँकि जब बाढ़ आता है बहुत सारे अपने साथ में बीमारी और बहुत सारे जलीय जीवों को लेके आता है, जैसे मगरमच्छ हो गए, है ना, सर्प हो गए, इसके से मतलब इन सभी से भी नुकसान होता है आम जनता को। फिर विस्थापित जो लोग हैं उनको कैसे पुनर्वास कराया जाए, कैसे पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए, ये सारी चीज़ें जो है। तो यह अगर देखा जाए कि क्या यह केवल प्राकृतिक आपदा है, तो इसमें अगर देखा जाए तो यह इसका बहुत सारे कारण, जैसे मैंने आपको बताया कि अतिक्रमण एक है, अनियोजित शहरीकरण, अर्बनाइजेशन हो रहा है, आर्द्र भूमियों का समाप्त होना धीरे धीरे, वनों के ज़्यादा मात्रा में कटाई होना, इसके कारण अपरदन होता है, नदी तटों का अपर्याप्त संरक्षण होना, ये बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं, कारण है जिसके कारण यह मुख्य रूप से बाढ़ हर वर्ष असम जैसे क्षेत्रों में आता है। गंगा यमुना जैसे दोआबी नदियों के क्षेत्रों में भी बाढ़ आते रहते हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन का समग्र प्रबंधन, आधुनिक बाढ़ पुनर्निर्माण प्रणाली, इस तरह ये कुछ समाधान के मतलब प्रणाली बताए गए हैं, सिस्टम बताए हैं जिसके माध्यम से कुछ जो है कंट्रोल किए जा सकते हैं। नदी ड्रेजिंग गाद प्रबंधन किया जा सकता है, तटबंधों का वैज्ञानिक सुदृढ़ीकरण हो, आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाए, जलवायु अनुकूल विकास नीति हो। यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा कि 5-5 लाख, 50-50 लाख एक एक जगह पेड़ काट दिए जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। तो वो यहाँ पे क्या होगा, सीधे सीधे जैसे आप डेवलपमेंट करोगे और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाओगे, आने वाले समय में क्या लेके आएगा, वह सबसे बड़ा आपदा लेके आएगा। तो वही सारी चीज़ें हैं जिसके कारण आपको दिखाई देगा कि ये प्रभाव पड़ते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।